अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ हार्टलेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलें हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वांगजी और जेवुचन की उस फाइट में तो फायर हो ही चुका था और गोली वो जाके सीधा तो जेवुचन के सीने में लगी थी और विंग जो कि एकदम जैसे चीख मार के ही रह गया था। कितना ज़्यादा ब्लड था जो कि जेवुचन के सीने से निकल के जैसे विंग के ऊपर गिर पड़ा था और वो शॉकिंगली साफ देख रहा था। वांगजी का हाल भी तो कुछ ऐसा ही था, उसके हाथ से जैसे गन छूट के गिरी पड़ी थी और वो जल्दी से अपने भाई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा था। गगा, आई एम सॉरी, ये क्या हो गया? मैं ये सब नहीं करना चाहता था। जेवुचन जो कि आप गिरते ही जा रहे थे और विंग जो के पास वैसे ही बैठा हुआ था। उसकी आंखें फटी की फटी थी और वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। सारे सर्वेंट्स और मामा भी तो वहाँ पे पहुँच चुके थे और वो सब देख रहे थे। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसने बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसे ही कुछ हो जाएगा। हाँ, वो इन लोगों से आज़ादी चाहता था, लेकिन ऐसे किसी को अपने सामने मरते हुए देखना तो उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो सब जल्दी से जेवुचन को हॉस्पिटल लेके जा चुके थे और विंग जो कि वैसे ही चुपचाप अब एम्बुलेंस में बैठा ही हुआ था और जेवुचन जो अभी तक होश में ही थे, उन्होंने उसका हाथ पकड़ रखा था और वांगजी जो कि उनका दूसरा हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। उसे पहली बार जिंदगी में बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदगी हो रही थी। ये उसने क्या ही कहा डाला था। हाँ, वो कितना ही बुरा होगा, वो रेपिस्ट होगा, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी को जान से मार देगा उसने तो कभी ये सोचा नहीं था। ये सब एक्सीडेंटली तो हुआ था ना, लेकिन हो तो क्या था। वो आप हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और डॉक्टर जल्दी से उन्हें बस ऑपरेशन थिएटर में लेके जा चुके थे और विंग जो के हॉस्पिटल में वैसे ही ठंडे फर्श पर नीचे बैठा ही हुआ था। उसकी आंखें अभी तक खुली थीं और कोई भी तो एक्सप्रेशन नहीं था ना उसके पास। ना वो खुश था, ना ही दुखी और ना ही उसे रोना आ रहा था। वो तो जैसे उस टाइम का शौक में ही चला गया था। वांगची भी बस यहाँ से वहाँ चक्कर ही लगाए जा रहा था और सबको ही पता था ये एक्सीडेंटली हुआ है, किसी ने जानबूझ के कुछ नहीं किया। पुलिस भी अपना काम करके जा ही चुकी थी और मामा जो के पास बेंच पे बैठी हुई थी, वो भी रो रही थी और चाहती थी कि जेवुचन बाची जाए। ऑपरेशन हो चुका था और बुलेट भी निकल ही चुकी थी और जेवुचन को अब जैसे रूम में शिफ्ट किया जाना था और वांगजी जो के साथ साथ ही चल रहा था ना स्ट्रेचर के, वो उन्हें रूम में लेके जा चुके थे और फिर बाकी टाइम बस वैसे ही गुजरा था। वो वैसे ही बाहर बैठे रहे थे, उन्हें तो अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं थी दी डॉक्टर्स ने, क्योंकि अभी तक जेवुचन की हालत संभली नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत में ही थे। 2 घंटे गुजर चुके थे और फिर डॉक्टर्स ने बाहर आके वांगी से यही बोला था कि वो अपने लॉयर से मिलना चाहते हैं और वांगजी बस हैरान ही था, वो क्यों ही लॉयर से मिलना चाहते होंगे, वो उनसे क्यों नहीं मिल रहे। लेकिन अब क्या ही करना था, लॉयर को उसने बुलवा दिया था और फिर लॉयर भी अंदर चला ही गया था और फिर कुछ देर बाद ही वो पेपर्स लेके बाहर भी निकल गया था और फिर वांगजी और विंग को भी जेवुचन ने अंदर बुला ही लिया था। गगा, आई एम सॉरी गगा, मैं ये नहीं करना चाहता था, मुझसे ये गलती से हो गया, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। वांगजी सच में ही शर्मिंदा था और वो तो रोए भी जा रहा था। जेवुचन ने बस उसकी तरफ से नाकें ही फेर ली थी और अब वो विंग की तरफ देख रहे थे जो कि वैसे ही चुपचाप खड़ा हुआ था। सुनो, मेरी बात सुनो। वो उसे अपने पास बुला रहे थे और फिर विंग को जाना ही पड़ा था। हाँ, वो जो भी थे फिलहाल उसके हस्बैंड थे और उसे इनकी बात माननी थी और सबसे बढ़कर अगर वो जिंदा नहीं रहे, उन्हें कुछ हो गया तो उसकी माँ का इलाज कौन करवाएगा, और वो तो उसके खरीदार भी थे, तो ऐसे कैसे उनकी बात को इग्नोर कर सकता है। वो आगे चला गया था और उन्होंने जैसे अपने एक हाथ से उसका हाथ ही पकड़ लिया था। मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की और मेरे भाई ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, मैं उसके लिए भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जो होना था हो गया है।
विंग बस इतना ही बोला था। हाँ, शायद अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं और ना ही कुछ फ़ायदा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तुम मुझे माफ़ कर दो, ताकि मेरी आगे की ज़िंदगी आसान हो सके। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने सच में तुम्हारे साथ गलत किया है। मैंने क्या ही सोचा था, मैं तुमसे बदला लूँगा, तुमसे शादी करके तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दूँगा, तुम्हें पल-पल मरने के लिए छोड़ दूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी को मौत से ज़्यादा बुरा बना दूँगा। लेकिन देखो मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं खुद ही मरने वाला हूँ ना। काका आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप नहीं मरेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। वांगजी बस रोते-रोते बोल रहा था। तुम तो चुप ही रहो, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुमने हर चीज़ पर शराब कर दी है, तुमने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की, तुमने मुझे जान से ही मार डाला। गागा मैंने वो बस अब बोलने वाला था, लेकिन जेवोजुन ने बस उसे चुप भी करवा दिया था और फिर वो विंग से बोल रहे थे, तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना? क्या मैं तुमसे माफ़ी का हकदार हूँ? तुम मेरी वाइफ हो ना, चाहे कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड था, तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत चाहता था तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं, तुम्हें प्यार करूं, लेकिन देखो मैं तो तुम्हें खरीद के भी तुम्हारे साथ एक रात तक गुजार नहीं सका। मैं कितना बदनसीब हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे साथ यही होना चाहिए था ना। वो रो रहे थे और फिर विंग की आंखों से भी आंसू अब निकल ही आए थे। हाँ, वो कोई पत्थर दिल तो नहीं था और वो उससे माफ़ी मांग रहे थे, और जो शायद अपनी आखिरी सांसों पे ही थे, और विंग अब उनकी तरफ देख रहा था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरे साथ जो होना था वो हो गया, मैं आपको माफ़ करता हूँ। आप कोई भी टेंशन ना लें, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने आपको माफ़ कर दिया है। सच में माफ़ कर दिया क्या तुमने मुझे? जी कर दिया माफ़ मैंने। फिर एक बार मेरे करीब आ जाओ, मैं बस तुम्हें पहली और आखिरी दफ़ा टच करना चाहता हूँ, अपनी वाइफ को। प्लीज़ इनकार मत करना। वो विंग से बोले थे और फिर विंग उनके करीब ही हो गया था और उन्होंने विंग के फोरहेड पे किसी काट ली थी। और विंग जो कि अब रोए जा रहा था, वो देख रहा था वो बचेंगे नहीं। वो कैसे भारी भारी सांसें ले रहे थे और फिर उन्होंने विंग को थोड़ा और करीब करके उसे अपनी ज़िंदगी की पहली और आखिरी किस की थी, जो शायद पहली बार थी और आखिरी बार ही। लेकिन उसमें प्यार था, उसमें रिग्रेट था, उसमें अफसोस भी था और उसमें पैशन भी तो था। और विंग जो कि सीधा ही हुआ था और उसने देखा था जेवोजुन की आंखें तो बांधी हो चुकी हैं और वो एकदम जैसे रोने ही लग गया था। सर प्लीज़ उठ जाएं, सर उठ जाए ना, क्या कर रहे हैं आप? वो अब उनको हिला रहा था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। वांगजी जो के पास अपना ही मुंह छुपा के अब रो रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं कातिल हूँ, मैंने कत्ल कर दिया, अपने भाई को मार डाला मैंने, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे मर जाना चाहिए ना, मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ। वो रो रहा था और जैसे रो रो के पागल ही हो रहा था और विंग का भी तो यही हाल था। वो वहीं जैसे गिर ही चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी की रात ही उसका हस्बैंड मर जाएगा। क्या हो गया था उसके साथ? क्या उसकी इतनी ज़्यादा ही बुरी किस्मत थी? और क्या अब उसे वांगजी को ही झेलना पड़ेगा? इस जानवर के साथ रहना पड़ेगा? वो बस यही सोच रहा था, रोए जा रहा था और थोड़ी देर बाद मामा भी आ ही गई थी और अब वो सब बस इस लाश को ले ही जाने वाले थे। और एक साथ और भी तो लाश थी ना, विंग की, जो अपने हस्बैंड को माफ़ तो कर चुका था, लेकिन उसका दिल जैसे टूट ही चुका था। वो मर गए थे और विंग का अब क्या होगा? वो जेवोजुन को स्ट्रेचर पे लेके जा ही रहे थे और अब वो पास कार ही जाने लगे थे कि तभी जैसे वांगजी के मोबाइल पे रिंग हो रही थी। उसने कॉल उठाई थी और फिर वो वहीं पे ही रुक गया था और विंग जो कि उसके पास ही खड़ा रो ही रहा था। वांगजी ने फिर से जैसे विंग की तरफ देखा था। विंग, हाँ बोलो, क्या हो गया अब? तुम्हारी मामा, मामा, क्या हुआ मेरी मामा को?
विंग एकदम से जैसे मुड़ा था और उसने वांगजी का कॉलर ही पकड़ लिया था। आई एम सॉरी, तुम्हारी मामा ने सुसाइड कर लिया है, वो इस दुनिया में नहीं रही। क्या बकवास कर रहे हो तुम, जानवर जंगली कहीं के। तुमने ज़रूर मेरी मामा को मार डाला होगा, है ना? मार डाला ना तुमने, तुमने किया ना ये सब। वो अब रोते रोते जैसे वांगजी के फेस पे स्लैप किए जा रहा था और फिर वो तो खुद ही थक के गिर ही चुका था। उससे इतना कुछ छिन जाएगा एक रात में ही, कुछ घंटों के फर्क से ही। वो अब क्या ही करेगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल तो चाह रहा था वो भी मार ही जाए, लेकिन वांगजी उसे मरने भी नहीं देगा। वो बासा वांगजी से हाथ छुड़ा के भागने लगा था, लेकिन वांगजी ने उसका हाथ पकड़ ही लिया था। कोई तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए तुमने क्या सोचा? हाँ, क्या ही सोचा? गगा मार के तो तुम आज़ाद हो जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो ना होता ये सब। ना गगा तुम्हारे पीछे पागल होते, ना मुझे वो तुम्हारे पीछे लगाते, ना वो मैं सब तुम्हारे साथ करता, और ना ही गगा उसकी असलियत जानने के बाद आज इस तरह रिएक्ट करते और उनकी जान जाती। तुम्हारी वजह से ऐसा। मुझे छोड़ दो, तुम एक कातिल हो, तुम एक जानवर हो, मॉन्स्टर हो तुम। हाँ हूँ मैं, बस खुशी मिल गई। और जो कुछ भी हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। और तुम्हारी माँ मार गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो नहीं बोला उसे जाके अपनी जान दे दे। आप चुपचाप मेरे साथ रहो, और कोई नहीं है तुम्हारी लाइफ में, मैं ही हूँ बस। समझ गए तुम? वांगजी जो के गुस्से से बोल रहा था और साथ में उसकी आंखों में आंसू भी थे, और विंग जो के पास उसकी तरफ देख रहा था। वो इतने गम में भी कैसे इतना ज़्यादा रूड बिहेव कर सकता है? हाँ, लेकिन वो वांगजी था, वो कुछ भी कर सकता है, और उससे अच्छा उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी विंग को। वो उसे अब साथ लेके जा रहा था, और फिर बाकी टाइम तो उन्होंने वैसे ही गुजारा था। विंग जो के पास एक साइड पे ही था, और उसके घर से जैसे दो ही जनाजे निकले थे ना, उसकी मामा का और उसके हस्बैंड का। और डॉक्टर्स ने उसे चिट भी दी थी, जो मामा ने उस हॉस्पिटल की छत से कूदते वक्त लिखी थी। उसमें यही लिखा था कि वो अपने बेटे की इज्जत की कब्र पे अपनी ज़िंदगी की बुनियाद नहीं रख सकती। हाँ, उन्हें पता है उनके बेटे ने खुद को बेच डाला है, उनको कोई ज़िंदगी नहीं चाहिए, वो इससे अच्छा है मर ही जाए, और उन्होंने मर जाना ही सही समझा था। उनमें गैरत बाकी थी, और वो बिल्कुल ये देख नहीं सकती थी कि उनका बेटा दो दो आदमियों के हाथों खिलौना ही बना रहे। वो उसे यूज़ करके फेंक दें, वो फिर ज़िंदा रह के क्या ही करेंगी, और ये सब देखने से अच्छा था कि वो मर जाएं। सोने मरना ही आसान लगा था, विंग की ऐसी ज़िंदगी देखने से बेहतर था। विंग वो लेटर पढ़ रहा था, और उसके दिल में जैसे वांगजी के लिए अब नफरत बढ़ती ही जा रही थी। ये सब वांगजी की वजह से हुआ है, वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। वो बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा ही बुरा है। और जैसे वांगजी ने उससे सब छीन लिया है, उसे बिल्कुल अकेला कर दिया, उसे गुलाम बना के रख लिया है, वो वैसे ही दुआ करता रहेगा कि वांगजी के साथ बिल्कुल वैसा ही हो, जैसे वो अपनी खुशियों के लिए तरस रहा है, जैसे वो उससे भीख मांगता है आज़ादी के लिए, वैसे वांगजी भी मांगेगा। हाँ, और ये उसकी दिल से बद्दुआ थी। वो बस नहीं मरेगा, वो उस वक्त का इंतज़ार करेगा जब वांगजी भी ऐसे ही टूट जाएगा, बिल्कुल उसकी तरह, जब वो बेपास और लाचार हो जाएगा उसकी तरह, और तब वो वांगजी के मुंह पे थप्पड़ मार के उसे छोड़ जाएगा। हाँ, और उसे इसी दिन का इंतज़ार करना था। विंग ने बस अपने आंसू अब साफ ही काट डाले थे। अब कुछ भी हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा। मेरे पास कुछ नहीं है खोने को। मेरा हस्बैंड मार चुका है, मेरी माँ मार चुकी है, और अब कोई भी नहीं है। अब सिर्फ मैं हूँ। एक चलती फिरती लाश हूँ मैं, लेकिन ये लाश भी वांगजी को लाश बने देखने के लिए ज़िंदा रहेगी। वो आप पक्का इरादा कर चुका था, बिल्कुल नहीं रोएगा, और जब भी उसे मौका मिला या ज़िंदगी ने उसे कभी चांस दिया तो वो ज़रूर वांगजी से इसका बदला लेगा। उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और विंग ने बस यही सोच लिया था। वक्त जो था थोड़ा थोड़ा करके गुजर ही रहा था।
विंग ने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया था। 1 वीक हो गया था उसे छुट्टियां करते हुए, और वांगजी भी तो उसके साथ ही जाता था। लेकिन वांगजी जो कि एकदम और ही ज़्यादा बुरा बन गया था। उसने प्रिंसिपल सर से बात करके तो विंग को अगली क्लास में करवा लिया था। हाँ, उसे विंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए जो कुछ नहीं है। वो विंग को अपने साथ लेके जाता था गाड़ी में और साथ ही लेके आता था। वो उसे अपने साथ वाली चेयर पे बिठाता था। वो उसे वॉशरूम तक अकेला नहीं जाने देता था। उसे इसको अपने साथ रखना है बिल्कुल, चाहे उसे बांध के क्यों ना रखना पड़े, वो ऐसे ही करेगा। चैंग और यानली जो कि विंग के पास आए थे, लेकिन वांगजी ने उन्हें भी मिलने से मना ही कर दिया था और उसने कितनी सख्ती से बोला था, ये मेरी वाइफ है और कोई इसके करीब नहीं आएगा, समझ गए तुम लोग? और अगर आए तो फिर जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, मुझे मत कहना। मैं अगर अपने भाई को मार सकता हूँ तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ, समझ गए तुम लोग? वांगजी ने ऐसे ही बोला था और वो तो जैसे सच में डर ही गए थे। हाँ, ये सच था कि वांगजी ने जो भी किया था वो वैसे ही हो गया था, जानबूझ के नहीं किया। लेकिन अब तो ज़्यादातर लोग उसे अपने भाई का कातिल ही समझते थे। वो कातिल जिसने एक लड़के के लिए और प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई की जान ही ले ली थी। और जो वांगजी की थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी तो अब ख़त्म हो ही चुकी थी। विंग जो के पास चुपचाप ही था, वो कुछ नहीं सोचना चाहता था, उसे बस पढ़ना ही था और वो बहुत मेहनत करता था। लेकिन फिर भी वो अपने से आगे वाली क्लास कैसे ही पढ़ सकता था, कैसे वो सब्जेक्ट में पास हो सकता था? और फिर वांगजी ने देखा था उसे कुछ भी नहीं आता था। उसने घर में उसके लिए 2 ट्यूटर्स भी रखवा दिए थे जो सब उसे पढ़ाते थे, लेकिन उसने अच्छे से ख्याल रखा था कि वो दोनों महंगे ही होने चाहिए। और फिर भी वो जब भी पढ़ता था वांगजी अपने गार्ड्स की ड्यूटी लगा देता था ताकि वो उसके ऊपर नज़र रखें, कोई भी हरकत वो नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अब 1 महीना गुजर चुका था। विंग जो कि वांगजी की कैद में था। वांगजी जो कि वैसे ही था, वो कहीं भी चला जाता था जब उसका मूड आता। ऑफिस तो वो कभी गया ही नहीं और फिर बार बार मामा के कहने पे वो ऑफिस चला ही गया था। और फिर यहाँ जाके उसे पता चला था सब कितना कुछ बुरा ही हो रहा है। और उसने सोचा था, हाँ, वो उसके भाई की मेहनत की कमाई है, वो उसको ज़ाया नहीं होने देगा। वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगा और उसने स्टडी तो बीच में ही छोड़ दी थी। विंग को पढ़ना है तो वो बेशक पढ़े, लेकिन वांगजी अब बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। उसे अपना बिजनेस संभालना है जो उसके भाई का है। और भाई ने भी क्या ही किया था, उसने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी वांगजी और विंग में आधी आधी बांट दी थी। वांगजी को जब पता चला था तो उसका तो मुंह ही खोल गया था। उस कमीने विंग को देने की क्या ज़रूरत थी? वांगजी उसका भाई था ना, तो उसे देता। लेकिन वो जाते जाते भी विंग से अपना प्यार साबित करना नहीं भूले थे। और वांगजी ने तो जैसे एकदम से उस कांच की टेबल पे मुक्का ही मारा था। कमीना कहीं का, मार के भी चैन नहीं था। वांगजी ने विंग को अब कॉलेज से भी जैसे छुड़वा ही लिया था और विंग अब घर में ही पढ़ेगा, उसने फैसला कर लिया था। ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था। विंग बस चुपचाप ये सब सहता ही रहता था और उसकी सासू माँ भी बस वांगजी को कुछ कहने के अलावा क्या ही कर सकती थी। आज 1 महीना हो चुका था जेवोजुन और विंग की मामा को मरे हुए। वो ग्रेवयार्ड जाना चाहता था, वो उनकी कब्रों के ऊपर फूल रखना चाहता था। वो वांगजी से पूछ रहा था क्या वो चला जाए, और वांगजी ने जैसे एकदम प्लेट खींच के फेंक दी थी। क्या ज़रूरत है जाने की? क्या ज़रूरत है? कौन सा प्यार था तुम्हें उस इंसान से जिसने तुम्हारा सौदा किया, तुम्हें ख़रीदा? तुम उसके पास जाके क्या ही करोगे? अगर वो तुम्हारा हस्बैंड था, मर गया, तो मैं भी हूँ, मेरे साथ रहो। और वैसे भी मरने वाले से ज़िंदा रहने वाले का हक ज़्यादा होता है, समझ गए तुम कहीं नहीं जाओगे। जाने दो नवान जी, मामा ने विंग की साइड ली थी। क्यों जाएगा ये?
बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और मैंने बोला ना, ये मेरी वाइफ है, जो मैं बोलूँगा ये वही करेगा। और विंग जो कि अब चुप ही हो गया था। मैं मामा की कब्र पे जाना चाहता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद ले जाऊँगा जब मैं फ्री होऊँगा। अभी बिल्कुल नहीं जाओगे तुम। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और जाके पढ़ाई करो, और अगर नहीं करनी तो जाके कमरे में मर जाओ, सो जाओ। लेकिन अब मेरे सामने मत आना, ना ही कहीं बाहर जाने की बात करना, नहीं तो जान ले लूँगा तुम्हारी मैं। समझे तुम? उसने विंग को डांट दिया था, और विंग जो क्या रूम में जा रहा था चुपचाप, और उसके हाथ से अभी तक वो एक चेन बंधी हुई थी जो कि वांगजी ने बांधी थी। जब उसे ज़्यादा टाइम के लिए जाना होता था या जब वो ऑफिस जाता था, तो वो उसी चेन के ज़रिए ही तो विंग को बेड के साथ बांध ही जाता था ना। और अभी वो चेन लटक ही रही थी। विंग को पता था अगर उसने बात नहीं मानी तो उसे फिर से उस बेड के साथ बंधा ही रहना पड़ेगा। वो अपने रूम में आ चुका था, और फिर वांगजी भी उसके पास आ गया था। क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। तुम्हारा हस्बैंड मैं हूँ ना। वो मरा हुआ इंसान तुम्हें क्या ही खुशी देगा? मैं हूँ ना। बोलो तुम्हें क्या करवाना है, बताओ। वो उसके करीब आ रहा था, और विंग को पता था अब क्या ही होने वाला है। वांगजी ने पीछे मुड़ के देखा था, दरवाज़ा खुला ही था। उसने वो बंद कर दिया था, और अब वो चलता चलता विंग के करीब ही आ रहा था। सो माय ब्यूटीफुल वाइफ, क्या चाहिए आपको? किस चीज़ से आपका गुजारा नहीं हो रहा जो आप उस मरे हुए इंसान के पास जाना चाहते हो? बताओ, मैं तुम्हें सब दूंगा। तुम्हें उसका प्यार चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। नहीं, तुमने बोला नहीं, तुमने किया। तुम्हें वो चाहिए? तुम्हें दो दो हस्बैंड चाहिए क्या? मेरी जान को दो दो हस्बैंड चाहिए? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें दूंगा, सब दूंगा। वो ऐसे ही आप अपनी शर्ट और कोट उतार ही चुका था, और फिर वो विंग के करीब ही आ गया था, और विंग ने जैसे अब डर की आंखें बंद कर ली थी। अब उसे वांगजी का टॉर्चर ही बर्दाश्त करना था। वांगजी जो कि हमेशा विंग के साथ ऐसे ही करता था। वो आज तक उस रात की बात नहीं भूला था, कैसे ज़ेवोजुन उसको अपने पास ही ले गए थे। और विंग चला भी क्या था ना चुपचाप, कुछ भी तो बात नहीं की उसने। वो अब तक उससे बदला ही ले रहा था। तुम्हें मैं दोनों हस्बैंड का प्यार दूंगा, फिक्र नहीं करो तुम। वो उसके पास आ चुका था, और अब उसने जैसे विंग को बहुत लाइटली किस ही करना शुरू कर दिया था, और बाकी काम तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्रूटली और हार्डली करता था। उसे बदला लेना था ना विंग से। वो बस अब विंग के साथ इंटीमेट ही हो रहा था, और विंग जो के पास चुपचाप लेटा ये सारा दर्द बर्दाश्त ही कर रहा था, और वो गिनता रहता था वांगजी ने उसे कितनी बार ही ऐसे ही अब्यूज़ किया है। आज 1 महीना हो गया था, और आज ये 70वीं बार था ना। वो गिन रहा था। उसे हर एक दर्द याद था। वो हर एक दर्द का बदला लेगा जब भी उसे मौका मिलेगा। वो बस आंखें बंद किए अपने आंसुओं को रोक ही रहा था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं बोलते तुम? बात क्यों नहीं करते मुझसे? बोलो। क्या गगा के साथ वो गुजारे हुए 10 मिनट इतने ज़्यादा भारी थे कि तुम मुझे भूल गए? मैं तुम्हारा असली मालिक हूँ। देखो, मैंने तुम्हें माँ किया है, तुम मेरे हो। तुम्हें मेरे साथ अच्छे से रहना चाहिए। मुझे प्यार किया करो, मुझे किस करो ना। उसने विंग का मुंह पकड़ के अपनी साइड पे किया था, लेकिन विंग ने मुंह मोड़ ही लिया था। तुम एक जानवर हो, तुम एक नाजायज़ औलाद हो। तुम अच्छे से प्रूव कर रहे हो कि तुम कौन हो। तुम एक गंदा खून हो, समझ गए तुम? और मैं नफ़रत करता हूँ तुमसे। आई हेट यू लैन वांगजी। मुझे तुमसे नफ़रत है, और हर गुजरते दिन के साथ ये नफ़रत बढ़ती ही जा रही है। आई हेट यू।